हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल जॉब 9977 में आपका स्वागत है। जैसा कि पता है कि हमारा पिछला वीडियो हमारा विटामिन से रिलेटेड था। जो आप लोगों ने नहीं देखा हो तो बिल्कुल जाके हमारे यूट्यूब चैनल जॉब 9977 पर आप बिल्कुल देख सकते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। आज हमारा जो टॉपिक्स है, जो हमारा आज का टॉपिक है, ये है हमारा रोग। जो मानव रोग है उसका हमारा आज का ये टॉपिक है। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या, तो इसमें जैसा कि आपको उससे पता चल रहा है कि इसमें हम लोग रोग पढ़ने वाले हैं, यानी डिसीज़ पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? तो डिसीज़ पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे हैं कि रोग क्या है, रोगों के प्रकार, रोग कितने प्रकार का होता है, रोग कितने प्रकार से फैलते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से रोग हैं, रोगों की परिभाषा पढ़ेंगे। किस किस से रोग फैलता है, जैसे रोग कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 5 प्रकार के रोग होते हैं। और सारे जो 5 प्रकार के रोग हैं वो हम लोग एक एक से बारी बारी से पढ़ने वाले हैं। इसमें जैसे उपार्जित रोग क्या होते हैं, संक्रामक रोग क्या होते हैं, असंक्रामक रोग क्या होते हैं, आनुवंशिक रोग क्या होते हैं, रोगों के कारण, जैविक रोग, अजैविक रोग, ये सारे के सारे हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, जैसे कि ये डॉक्टर के द्वारा इसमें समझाया जा रहा है। चलिए तो आगे देख लेते हैं कि मानव रोग होते क्या है। मानव रोग होते क्या है? तो जैसा आपको पता है कि मानव रोग की जो परिभाषा है ये क्या है। मानव रोग मतलब होते हैं ह्यूमन डिसीज। ठीक है, ये ह्यूमन डिसीज शॉर्ट में लिख दिया है। तो WHO के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा क्या है? तो WHO क्या कहता है? WHO कहता है कि WHO के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति वही है जो मानसिक, जो कैसा हो, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से क्या हो, आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो, जो आर्थिक रूप से स्वस्थ हो। कैसा हो? आर्थिक रूप से कैसा हो? तो स्वस्थ हो। आर्थिक रूप से स्वस्थ हो, उसी के लिए क्या कहा है? उसी व्यक्ति के लिए स्वस्थ कहलाया गया है। ठीक है, तो WHO क्या कहता है कि एक कोई भी व्यक्ति हो, वो पहली बात तो मानसिक, यानी मानसिक किसी का गुलाम नहीं होना चाहिए। किसी के प्रति उसके मन में क्या चल रहा है, अगर उसकी वजह से टेंशन में है तो उस व्यक्ति के लिए हम लोग स्वस्थ नहीं मानेंगे। एक सामाजिक, देखिए सामाजिक, उसको समाज में रहने वाले लोग उसको ताने दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं, अगर इस प्रकार का उसके मन के अंदर चल रहा है तो उसके भी हम लोग स्वस्थ नहीं मानेंगे। एक होता है आर्थिक, आर्थिक रूप से उसके पास तंगी है, उसकी इस वजह से वो क्या है, कुछ चीज़ें कर नहीं पा रहा है, तो एक तरीके के उसको मानसिक बीमारी हो गई। तो जब तक ये तीनों तरीके से व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा तब तक उसको हम लोग स्वस्थ व्यक्ति नहीं मानेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग यहाँ से देखते हैं जो मानव रोग होते हैं। तो मानव रोगों को हमने 5 प्रकार से बांटा गया है। कितने प्रकार से बांटा गया है? तो 5 प्रकार से। पूरा NCERT कवर किया गया है। 5 प्रकार से इसमें बांटा गया है। एक जीवाणु जनित होते हैं, एक जीवाणु जनित बैक्टीरिया, जिससे बैक्टीरिया से होने वाले जो रोग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में पढ़ें। एक होता है विषाणु जनित रोग होता है, एक प्रोटोआ जनित रोग होता है, एक कवक जनित रोग होता है और एक आनुवांशिक रोग होता है। आनुवांशिक रोग जो होते हैं वो ऐसे रोग होते हैं जो क्या होते हैं, बाय प्रोडक्ट मिलते हैं। बाय प्रोडक्ट का मतलब होता है जो अगर आपके पिताजी में होंगे वो तुम्हारे में होंगे, जो तुम्हारे दादाजी में वो आपके पिताजी में आए होंगे, उसको आनुवांशिक रोग। हमारा वीडियो देखने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को जॉब 9977 को सब्सक्राइब करें। आगे चलते हैं। जो मानव रोग होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो इसको देख लेते हैं। देखो, मानव रोग में प्लेग आ गया, डिप्थीरिया आ गया, तपेदिक हो गया, काली खांसी हो गया, टाइफाइड हो गया, टेटनेस हो गया, कुष्ठ रोग हो गया और एक निमोनिया हो गया और हैजा हो गया है। ठीक है, तो ये कितने हैं? जो हमारे 8 से 9 रोग हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे जीवाणु जनित रोग पढ़ेंगे। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो कौन से रोग पढ़ने वाले हैं? तो जीवाणु जनित रोग पढ़ने वाले हैं। चलिए तो एक एक से देख लेते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जीवाणु जनित रोग, यानी जो फ्लेग होता है। अभी हम पहला फ्लेग को कवर करेंगे। फ्लेग कहाँ से होता है, वाहक कौन है, रोगजनक कौन है, कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये सभी आज हम लोग फ्लेग के बारे में पढ़ लेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। जो फ्लेग होता है वो क्या होता है। तो फ्लेग बीमारी होने का कारण क्या है? पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि फ्लेग बीमारी होती कैसे है। तो हम लोग देख लेते हैं कि फ्लेग मुख्य रूप से येरसेनिया पेस्टिस से संक्रमित पिस्सू के काटने से मनुष्यों में फैलता है।
जो अक्सर चूहों जैसे कृंतक द्वारा फैलता है, यानी चूहे के जैसे दांत होते हैं, ऐसे ही कृंतक द्वारा ये फैलता है। फिलिक बैसिलस संक्रामक व्यक्ति के खांसने पर निकलने वाली जो लार होती है उनके बूंदों के जरिए मनुष्य के बीच में फैल सकता है। जैसे एक दो व्यक्ति है, किसी को सब फ्लेक की बीमारी है, अगर वो आपके सामने बैठा है, अगर वो खांस रहा है, छींक रहा है, अगर उसके खांसने से आपने अगर सांस ली है, वो आपके अंदर पहुंच जाएगा और आपको बीमारी होगा। अक्सर ये जो बीमारी होती है ये पशुओं के माध्यम से आता है। तो जिन लोगों के पास पशु है वो एंटीबायोटिक अपने पशुओं को लगवाएं, उसके बाद उनका इस्तेमाल करें। प्रभावित अंग कौन कौन से होते हैं? इसको प्रभावित अंग होता है फ्लेक से फेफड़ों को प्रभावित होता है, ये सबसे ज़्यादा फेफड़ों में पहुँचते हैं। अब आ जाते हैं दूसरा रोग। तो दूसरा रोग कौन सा हो गया है? तो दूसरा रोग हो गया है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया एक तीव्र संक्रामक रोग होता है जो कैरिनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणुओं के कारण होता है। ये आपको बैक्टीरिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका आपको नाम याद रखना है। बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा आपकी नाक और गले को संक्रमित करते हैं। गले के संक्रमण के कारण भूरे से काले रंग के सख्त रेशे जैसे आवरण बन जाते हैं जो आपके वायुमार्ग को अवरुद्ध का मतलब होता है बंद कर देते हैं, बंद कर सकता है। कुछ मामलों में डिप्थीरिया सबसे पहले आपकी त्वचा को संक्रमित करता है और त्वचा पर घाव पड़ने लगते हैं। ठीक है, इसके जो संक्रमण का जो वो है वायरस, उसको इम्पोर्टेंट है, उसको आपको ये जो तीव्र संक्रमण ये जो आपका कैरिनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक एक जीवाणु होता है, इसको आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। तीसरा आ जाता है तपेदिक। तीसरा कौन सा आ जाएगा? तो ये तपेदिक आ जाएगा। तीसरी को तपेदिक के कारण, तपेदिक एक जीवाणु जनित संक्रमण है। यह आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करता है। आमतौर पर ये क्या करता है? तो ये फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन गुर्दे, हड्डियों, रीढ़, मस्तिष्क और शरीर के अन्य भागों में भी ये प्रभावित कर सकता है। अन्य भागों को भी ये क्या कर सकता है? तो प्रभावित कर सकता है। प्रभावित अंग कौन सा होता है? फेफड़ों को प्रभावित करता है। वाहक क्या होता है? वाहक का मतलब होता है जिससे ये आता है, तो ये हवा के माध्यम से व्यक्तियों में फैलता है। हवा के माध्यम से क्या करता है? तो व्यक्तियों में फैलता है। आगे देख लेते हैं। तो इसके लक्षण क्या होते हैं? एक दर्द की जगह, जैसे दर्द होगा तो आपको छाती में दर्द होगा, सांस लेने में आपको दिक्कत आएगी, खून के साथ लंबे समय तक आपको क्या होगी? खांसी होगी, पूरे शरीर में अच्छा महसूस ना करना, यानी पूरे शरीर में थकान जैसी महसूस होगी, पसीना आना, बुखार आना, भूख ना लगना और रात में पसीना आना, इसके ये प्रमुख लक्षण होते हैं। आगे चलते हैं काली खांसी। तो काली खांसी क्या होती है? काली खांसी एक संक्रामक श्वसन रोग होता है। कैसा होता है? संक्रामक श्वसन रोग होता है। इसे पार्टूसिस भी कहते हैं। यह बोर्डेला पार्टूसिस नाम के बैक्टीरिया से होता है। ये इंपॉर्टेंट है, बोर्डेला पार्टूसिस नामक बैक्टीरिया से ये होता है। ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है। के दौरान पड़ते हैं। इसमें क्या होता है? काली खांसी के गंभीर खांसी के दौरान पड़ते हैं, यानी आपको बहुत इतनी खांसी आएगी कि आपका जो चेहरा है वो लाल हो जाएगा। इन दौरों में कभी कभी सांस लेने पर हुपिंग जैसी आवाज़ आती है, मतलब बहुत भारी, जैसे आपको खांसी नहीं निकल रही हो। काली खांसी खासकर शिशुओं में गंभीर और जानलेवा हो सकती है, तो इसको अगर किसी को ऐसे है तो इसको आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आगे होते हैं इसके जो लक्षण होते हैं, हम लोग वो देख लेते हैं। इसके हल्के सर्दी जैसे लक्षण हो गए। इनको थोड़ी थोड़ी पहले क्या आएगी? सर्दी आएगी। बार बार हिंसक खांसी के दौरे पड़ेंगे। खांसी के दौरे में लंबे समय तक गहरी सांस हुप यानी फूलना क्या हो जाएगी? ये जो सांस है वो आपकी फूलने लग जाएगी। काली खांसी के इलाज के लिए भरपूर आराम करना चाहिए। अगर आप काली खांसी से बचना चाहते हैं तो जो काली खांसी वाला व्यक्ति है उसके लिए भरपूर आराम करना चाहिए। खूब सारा तरल पदार्थ पीना चाहिए, जैसे कि आपको गर्म पानी, काढ़ा वगैरह बना के आपको बच्चों को पिला देना चाहिए। काली खांसी के बचने के जो उपाय हैं वो देख लेते हैं। पहली बात तो टीकाकरण करना चाहिए। खांसते समय मुंह पर कुछ रूमाल या कपड़ा रख लेना चाहिए। बार बार हाथ धोना चाहिए खाना खाने से पहले, या कुछ भी आप यूज कर रहे हो। घर में तंबाकू का धुआं और चिमनी से निकलने वाली धुआं ना होना चाहिए। नींबू और शहद का पानी पीना चाहिए। हल्दी और शहद का मिश्रण लेना चाहिए। काली खांसी के इलाज के लिए भरपूर आराम करना चाहिए और बहुत सारा तरल पदार्थ पीना चाहिए। आगे चलते हैं। काली खांसी का जो वाहक है ये क्या होता है? ये श्वसन बूंदों के जरिए फैलता है। अगर किसी व्यक्ति में है, अगर कोई व्यक्ति है और अगर वो खांस रहा है या छींक रहा है, यानी जो खांस रहा है
उसके अगर कोई सिम्टम्स आ गए हैं और इधर भी कोई दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ है और अगर इसके सांस के माध्यम से इसमें जा रहा है तो इसको भी क्या हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी। इसको भी क्या हो जाएगी, तो बीमारी हो जाएगी। चलिए आगे देख लेते हैं। अब आ जाता है हमारा पांचवा जो है, उसको बोलते हैं टाइफाइड। क्या बोलते हैं, तो टाइफाइड। टाइफाइड एक गंभीर संक्रामक बीमारी है जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होती है। यह बैक्टीरिया दूषित भोजन और पानी के जरिए शरीर में प्रवेश करता है। टाइफाइड को आंत का बुखार कहते हैं। तो टाइफाइड में क्या खराब होता है, तो सबसे पहले आपकी आंत खराब होती है, इसको आंत का बुखार कहते हैं। टाइफाइड में क्या होता है, तो आपकी जो आंत होती है, आंत गड़बड़ कर जाती है, आंत का बुखार होने, आंत में इन्फेक्शन हो जाएगा और आपको क्या होने लगेगा, तो बुखार होने लगेगा। ठीक है, तो आपको आंत का बुखार होने लगेगा। टाइफाइड के जो लक्षण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो देखो टाइफाइड के जो लक्षण हैं, आपको तेज़ी से बुखार आना। तो टाइफाइड के लक्षण को तेज़ी से बुखार आना, कमजोरी होना, पेट दर्द होना, सिर दर्द होना, भूख न लगना, कब्ज या डायरिया, थकान, ठंड लगना, लीवर और स्प्लीन का जो दर्द होता है वो बढ़ना, सीने पर लाल रंग के निशान पड़ जाना। टाइफाइड से बचने के लिए आपको उबला हुआ पानी या रासायनिक रूप से कीटाणु रहित पानी पिए, ये गलत होगा, नहीं पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। और कच्चा खाना नहीं खाना चाहिए। और क्या नहीं खाना चाहिए, और कच्चा खाना नहीं खाना चाहिए। आगे चलते हैं। हमारा जो है एक बहुत ही गंभीर है। अब एक होगा टेटनेस। टेटनेस हमारा 6वां है, ये इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो टेटनेस एक संक्रमण है जो कोलिस्ट्रीडियम टेटानी नामक बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया के कारण ये होता है। तो ये आपको बैक्टीरिया का नाम याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। यह बैक्टीरिया के जीवाणुओं से होता है जो मिट्टी, धूल, बैक्टीरिया कहाँ पाया गया, मिट्टी में, धूल में, खाद में पाए जाते हैं। बीजाणु त्वचा में घाव के जरिए शरीर में पूरे में प्रवेश कर जाते हैं तो टेटनेस हो जाता है। और टेटनेस को लॉकजी भी कहा जाता है। अगर आपसे आ जाए कि टेटनेस को किस नाम से जाना जाता है, तो लॉकजी के नाम से जाना जाता है। टेटनेस के आगे पढ़ते हैं। त्वचा पर कट या खरोंच लगने से टेटनेस हो सकता है, क्योंकि घाव गंदा भी हो सकता है, उसकी वजह से दांतों में संक्रमण हो जाए, टेटनेस हो जाता है। हेरोइन का इंजेक्शन, हड्डियों का फ्रैक्चर, जलना, शरीर में छेद करना या टैटू बनवाना, इसे उसमें टैटू का बहुत है। आजकल के बच्चे जो टैटू बनवा रहा है, उससे स्पष्ट है कि आप लोग टैटू ना बनवाएं, क्योंकि टैटू क्या होता है, बहुत ही गंभीर, टैटुओं से बहुत सारे कैंसर का भी कारण होता है और टेटनेस का भी कारण होता है। गर्दन और पीठ का झुकना, इस प्रकार से ये हो जाता है। अब पढ़ते हैं हैजा। तो हैजा विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु से होता है। ये इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु से होने वाला एक संक्रमण रोग है। यह एक तीव्र दस्त रोग है जो आंत के संक्रमण में पैदा होता है, जो आपको आंत को प्रभावित करेगा। पीड़ित व्यक्ति को ढीला मल, जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसका जो ढीला मल होता है, यह ज़्यादातर बच्चों में और वयस्कों में दोनों में प्रभावित होता है। ठीक है, तो आपको उनसे बच्चों को आपको संभाल के रखना है, और वयस्क यानी जो एक युवा होता है उनके लिए आपको संभाल के रखना है। हैजा के आगे क्या करता है, हैजा दूषित पानी या भोजन के सेवन से होता है। पहला हो गया है, ये किससे हो जाता है, तो ये दूषित पानी के सेवन से होता है, भोजन के। संक्रमित व्यक्ति के मल में दूषित पानी या भोजन के सेवन से होता है। संक्रमित व्यक्ति के पास में नहीं बैठना चाहिए। हैजा संक्रमित व्यक्ति के साथ सीधे संपर्क में आता है, तो आपके लिए हैजा से बचना चाहिए कि पहली बार दूषित भोजन नहीं करना चाहिए, संक्रमित व्यक्ति है उसके पास नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्ट सीधे संपर्क में आ जाता है। हैजा के बारे में ज़रूरी बातें आपको ध्यान रखना है कि हैजा से पीड़ित व्यक्ति को गंभीर दस्त होंगे। दूसरा पॉइंट है, हैजा से पीड़ित व्यक्ति को पानी की कमी होगी। हैजा से पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। हैजा से पीड़ित व्यक्ति क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। हैजा को आसानी से रोका और इलाज किया जा सकता है, इम्पोर्टेंट है, आपको रखना है। हैजा के बचने के जो उपाय होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नालों के पानी को, झरनों और बर्फ़ के टुकड़ों को पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। कच्ची या अध पकी मछली का सेवन नहीं करना चाहिए। केवल उबला हुआ कीटाणु रहित पानी ही पिएं। खाना खाने से पहले शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय का इस्तेमाल करने के बाद हाथों को साबुन से अच्छे से धोएं। ये इसके प्रमुख बचने के उपाय हो जाते हैं। अब आ जाता है निमोनिया। तो निमोनिया फेफड़ों में होने वाला एक गंभीर, तो निमोनिया होता क्या है, पहला क्वेश्चन है, तो ये फेफड़ों में होता है। इससे फेफड़े प्रभावित होते हैं। क्या होते हैं, तो आपके निमोनिया से फेफड़ों को नुकसान होता है। यह वायरस, बैक्टीरिया या
पैरासाइट्स के कारण होता है। निमोनिया से सांस लेना मुश्किल हो जाता है। निमोनिया में होता क्या है, पहली बात तो फेफड़ों में होता है, वो फेफड़े ही हमारे सांस का प्रमुख कारण होते हैं, तो आपको सांस लेने में बहुत ही गंभीर समस्या हो जाएगी। ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और यह दुनिया भर में मौत की एक आम वजह होती है। ठीक है, तो ये आपको जो निमोनिया हो जाती है, इससे क्या होती है, फेफड़ों में होता है और फेफड़ों में होने के बाद आप सांस नहीं ले पाते, इससे कई बार व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। निमोनिया की ज़रूरी बातें क्या होती है, निमोनिया से पीड़ित व्यक्ति को कफ ज़्यादा आता है। निमोनिया का इलाज अक्सर एंटीबायोटिक से किया जाता है। निमोनिया का पता लगाने के लिए चेस्ट एक्सरे किए जाते हैं, क्योंकि निमोनिया से बचने के लिए टीका लगवाना चाहिए। निमोनिया से पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होना पड़े तो हो जाना चाहिए। निमोनिया से पीड़ित बच्चों में सांस लेने में दिक्कत आ जाती है, ज़्यादातर बच्चों में होता है और वयस्कों में होता है। ठीक है, तो आपको निमोनिया का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि निमोनिया होता कहाँ है। निमोनिया से पहली बात तो फेफड़ा प्रभावित होता है। फेफड़े के बाद ये होता किस में है, तो एक बच्चों में होता है और दूसरा वयस्कों में होता है। ठीक है, और फेफड़े प्रभावित होते हैं, तो ये आपके लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। निमोनिया के बचाव के जो उपाय होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, अपने हाथों को बार बार धोएं, बीमारी लोगों से दूर रहें, धूम्रपान ना करें। जैसे कोविड-19 जैसी जो समस्याएं हैं ना, उस तरीके का आपको पालन करना चाहिए। कोविड-19 में जो आपको समझदारी लेती थी वही इसमें करना चाहिए। अब आ गया हमारा जो लास्ट है, वो आ गया है कुष्ठ रोग। कौन सा है, कुष्ठ रोग को, तो कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरिया लेप्री नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, ये आपको याद रखना है। बैक्टीरिया के मुख्य रूप से त्वचा और तंत्रिकाओं को संक्रमित करता है और इसके लक्षण दिखने में कई साल लग सकते हैं। यह अभी भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि कुछ लोगों में लक्षण क्यों विकसित होते हैं जबकि यह अन्य में नहीं होते हैं। ठीक है, अब कुछ रोग शरीर के कुछ भागों को प्रभावित करता है, जैसे त्वचा हो गई, पर्दीय तंत्रिका तंत्र हो, जैसे मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के बाहर तंत्रिका तंत्र होती है, उसको भी प्रभावित कर सकता है। ऊपरी श्वसन पथ की परत जैसे नाक और गला, उसको भी प्रभावित कर सकता है। तो ये मुष्ट है, ये क्या है, मुष्ट को करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जैसा कि आपको पता है, मानव रोग में हम लोगों ने पहला पढ़ लिया है, पहला हमने क्या पढ़ लिया, जीवाणु जनित रोग पढ़ लिए, जो हमारे बैक्टीरिया हैं, जो बैक्टीरिया है वो हमने पढ़ लिए हैं। आगे जो हम पढ़ेंगे वो विषाणु जनित पढ़ेंगे, जो वायरस से होने वाले रोग हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू। हमारे यूट्यूब चैनल को आप सपोर्ट कीजिए, आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। यूट्यूब चैनल है job9977। आज के लिए इतना ही काफ़ी, धन्यवाद।